हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे पूछते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है। तो देखिए, हमको पता है कि हमारा जो घरों में जो हमारी बिजली आती है, जो एसी वोल्टेज आता है, वो पावर प्लांट में बनते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं पावर प्लांट जनरेटर। ठीक, जहां पे बिजली बनती है। फिर तार के माध्यम से ये कहां पे आती है? सब स्टेशन पे आती है। ठीक, ये लंबी दूरी तय करके आती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस। हम लोगों ने देखा होगा तारों के माध्यम से पावर प्लांट से सब स्टेशन तक जो बिजली है वो पहुंचाई जाती है। फिर उसके बाद सब स्टेशन के बाद जो हमारे घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहां पे बिजली आती है और उस ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में आती है। ठीक, सबसे पहले बिजली कहाँ बनी? पावर प्लांट पे। पावर प्लांट से तार के थ्रू हमने उसको कहाँ पहुँचाया? सब स्टेशंस पे, जिसको हम लोग पावर हाउस भी बोल देते हैं। फिर वहाँ से जो हमारे घरों के आसपास ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, वहाँ पे बिजली पहुँचती है और उस ट्रांसफार्मर से हम अपने घर तक ले आते हैं। तो क्या इन सभी जगह जो हमारा ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जो बिजली हमारी बन रही है, उसका क्या वोल्टेज हर जगह बराबर रहता है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वोल्टेज जो जनरेट होता है बिजली, उसका जो रेटिंग होता है वो होता है 11 किलो वोल्ट से लगभग 33 किलो वोल्ट। ठीक है, कितना होगा? 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट। फिर जब हम उसको तार से भेजते हैं, तो देखिए तार से जब भेजेंगे तो वहां पे पावर लॉस होगा किसके बराबर? I²R, ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, पावर लॉस होता है किसके बराबर? I²R के बराबर। तो ये पावर लॉस कम से कम हो तो उसके लिए वैद्युत धारा हमको कम से कम रखना पड़ता है। अगर वैद्युत धारा का मान कम होगा तो ये जो पावर लॉस है I²R, ये भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम तार के थ्रू इसको भेज रहे हैं तो वैद्युत धारा कम होता है और वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं। इस समय जो वोल्टेज की रेटिंग होती है वो लगभग होती है 110 किलो वोल्ट से लगभग 765 या 800 किलो वोल्ट तक, इस तरीके से। ठीक है, देखिए पावर प्लांट में जो जनरेट हुआ वो कितना है? 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट। जब हम इसको तार के माध्यम से सब स्टेशन तक भेज रहे हैं तो हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 110 किलो वोल्ट से 765 या 800 किलो वोल्ट तक। और वैद्युत धारा यहाँ पे कम है। वैद्युत धारा कम होने से जो ऊर्जा की हानि है वो क्या होगी? कम होगी। जब ये सब स्टेशन पे पहुंचता है तो हम इसको घटाते हैं और घटा के कितना कर देते हैं? 33 से 66 किलो वोल्ट। ठीक, अब फिर से तार के माध्यम से ट्रांसफार्मर तक पहुंचता है और ये ट्रांसफार्मर पे जब पहुंचता है तो ये हो जाता है घट के 4 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट। और फिर हम यहाँ से अपने घरों में ले जाते हैं और घरों में हम मान लीजिए कितना यूज़ करते हैं? 220 वोल्ट या 240 वोल्ट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो वोल्टेज है वो लगातार बदल रहा है। यहाँ पे कम था पावर प्लांट जनरेटर पे, फिर जब हमको यहाँ से सब स्टेशन तक भेजना हुआ तार के थ्रू तो हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया और वैद्युत धारा को कम कर दिया। वैद्युत धारा कम होने से जो ऊर्जा की हानि होगी वो कम होगी। यही रीज़न था एसी यूज़ करने का। डीसी करंट की जगह एसी हम लोगों ने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि अगर डीसी करंट यूज़ करते थे तो यहाँ पे ऊर्जा की हानि बहुत ज़्यादा होती थी, और एसी करंट यूज़ करने से यहाँ पे जब हम इसको तार के थ्रू भेज रहे हैं तो वहाँ पे ऊर्जा की हानि बहुत ही कम होती है, इसीलिए हम लोग एसी सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वोल्टेज बढ़ाया, सब स्टेशन पे पहुंचा तो फिर से वोल्टेज घटा दिया 33 से 66 किलो वोल्ट। ट्रांसफार्मर पे पहुंचा है तो और कम हो गया 4 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट। और जब घरों तक पहुंचा तो और कम हो गया 220 वोल्ट से 240 वोल्ट। अब देखिए घरों में भी हम जितने वैद्युत उपकरण यूज़ करते हैं सभी 220 या 240 वोल्ट पे नहीं यूज़ होते हैं।
जैसे हमारा जो मोबाइल चार्जर होता है वो 5 वोल्ट या 10 वोल्ट पे यूज़ होता है, कुछ वैद्युत उपकरण होते होंगे जो 500 वोल्ट पे यूज़ होते हैं, कुछ 1000 वोल्ट पे यूज़ होते हैं। तो ये 240 वोल्ट कैसे 5 वोल्ट या 10 वोल्ट में बदल रहा है, या ये 240 वोल्ट कैसे 500 वोल्ट और कैसे 1000 वोल्ट में बदल जा रहा है। तो ये जो वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम है, यही कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये जो वोल्टेज घट और बढ़ रहा है ये किसके माध्यम से होता है? ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से होता है। मतलब हम जो वैद्युत उपकरण यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसमें भी ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं जो इस वाले वोल्टेज को घटाते हैं या यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है? वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। किसमें? तो एसी सर्किट में। देखिए, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, एसी वोल्टेज को हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी एसी सर्किट में वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। आई बात समझ में? अगर हमसे पूछ ले ट्रांसफॉर्मर क्या करता है तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी सर्किट में वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए, ट्रांसफॉर्मर का डिफिनीशन तो हमको पता चला, या ट्रांसफॉर्मर का हमको काम पता चला। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? तो वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। चाहे वोल्टेज कह ले, चाहे वैद्युत धारा को भी घटाता बढ़ाता है, दोनों ही, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं बढ़ेंगे। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो वैद्युत धारा घटेगा, और अगर वोल्टेज घटेगा तो वैद्युत धारा बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वोल्टेज भी बढ़ जाए और वैद्युत धारा भी बढ़ जाए। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? वोल्टेज को घटाएगा बढ़ाएगा या वैद्युत धारा को घटाएगा बढ़ाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो वैद्युत धारा घटेगा, और अगर वोल्टेज घटेगा तो वैद्युत धारा बढ़ेगा। तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हमको पता तो चल गया क्या करता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो जो इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। ठीक, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ट्रांसफॉर्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। तो अन्योन्य प्रेरण होता क्या था ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडली होती थी, इस तरीके से, और ये होती थी दूसरी कुंडली। ठीक, हम क्या करते थे? एक कुंडली को एसी सोर्स से जोड़ देते थे। मान लेते हैं ये वोल्टेज हमने एसी वोल्टेज दे दिया, इस वोल्टेज के कारण यहाँ पे एसी करंट जाता था। ठीक है, तो हमको पता है ये क्या है? ये कॉइल है। कॉइल का मतलब कुंडली, एक कुंडली है। तो जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था, और हमको पता है वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता था वो वैद्युत धारा पे डिपेंड करता था। वैद्युत धारा घटाएंगे बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए, ये कैसा करंट सोर्स है? एसी करंट है। एसी करंट के लिए हमने पढ़ा कि उसका मान घटता और बढ़ता रहता है। तो अगर वैद्युत धारा का मान घटेगा बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र घटने बढ़ने से क्या होता है? फाई बराबर होता है बी इंटू ए, बी ए कॉस थीटा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा तो फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलने से क्या हुआ? तो फैराडे ने बताया था कि अगर फ्लक्स बदलता है तो वहाँ पे एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो बराबर होता है E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी के। ठीक है, इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हुआ क्या? जब हमने इस वाले कॉइल को किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा तो इसमें एक एसी करंट पास किया। तो जब किसी कुंडली में
एसी करंट या कोई करंट पास करता है तो वहां पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चूंकि ये एसी करंट है तो एसी करंट घटता और बढ़ता रहता है या उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, कभी पॉजिटिव होता है और कभी निगेटिव होता है। तो वैद्युत धारा के बदलने के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, इसका मतलब फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो वहां पे एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ये कौन बताया था? फैराडे ने बताया था। तो अब देखिए, अगर ये दोनों कुंडली पास पास रखे हो तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहां तक होके जाएगा। तो अगर यहां पे चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है तो यहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, मतलब यहां भी फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलने के कारण यहां पे एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और उसके कारण एक वैद्युत धारा प्रेरित होगा। तो जिस वाले कुंडली से हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स को जोड़ा था उसको हम लोग बोलते थे प्राथमिक कुंडली, और जिसमें वैद्युत वाहक बल तो यहां भी प्रेरित होगा, लेकिन यहां पे जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा था दूसरे कुंडली में, इसको हम लोग बोलते थे द्वितीयक कुंडली। जो कुंडली इनपुट से जुड़ा हो, जिसको हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब जो वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है, वो प्राथमिक कुंडली, और दूसरी वाली क्या कहलाती थी? द्वितीयक कुंडली। तो हमने प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित किया, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता था। किसके नियम से? फैराडे के नियम से। तो यही हमारा क्या था? अन्योन्य प्रेरण। तो इसी सिद्धांत को हमको किस में यूज करना है? ट्रांसफार्मर में यूज करना है। यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है उसका रेट कितना है? d∅dt। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र यहां पे है वही यहां से भी होके जा रहा है, तो जो परिवर्तन यहां पे होगा वही परिवर्तन यहां भी होगा। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे? d∅dt। तो दोनों जगह देखिए फ्लक्स परिवर्तन की दर बराबर है, मतलब एक बार को हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है? 2 के बराबर है। d∅dt की वैल्यू कितनी है? 2 के बराबर। तो देखिए यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E बराबर -n d∅dt, इसको बोल देते हैं प्राथमिक कुंडली। तो यहां P लिख देते हैं, P का मतलब प्राइमरी। फ्लक्स परिवर्तन का दर तो दोनों में बराबर है, तो यहां d∅dt इसको ऐसे लिखेंगे, और द्वितीयक के लिए भी -ns d∅dt। d∅dt दोनों के लिए सेम है। तो इसका मतलब हुआ ये जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है यहाँ पे, वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? फेरों की संख्या पे। मतलब अगर हम बोल दे यहाँ पे फेरों की संख्या केवल 2 है, 2 फेरे हैं, तो यहाँ पे वैद्युत वाहक बल कितना होगा? 2, और d∅dt हमने कितना माना है? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। हम बोल दे यहाँ पे फेरों की संख्या है 4, तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा? 4 गुणे 2 बराबर 8 वोल्ट। माइनस एक बार को भूल जाते हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो देखिए यहां पे कितना आया? 4 वोल्ट। यहां पे कितना आया? 8 वोल्ट। अब हम बोल देते हैं कि ठीक है, यहां पे अब फेरों की संख्या है 4, तो अब यहां पे जब फेरों की संख्या 4 लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 8 वोल्ट। और यहां पे अगर हम फेरों की संख्या बोल दे 2, तो ये किसके बराबर जाएगा? 4 वोल्ट। मतलब जो वोल्टेज है वो फेरों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है। अगर प्राथमिक में फेरों की संख्या कम थी और द्वितीयक में ज्यादा थी तो द्वितीयक में वोल्टेज बढ़ गया। अगर प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा है, 4 है, और द्वितीयक में फेरों की संख्या कम है, तो द्वितीयक में वोल्टेज घट गया। मतलब जहां पे फेरों की संख्या ज्यादा होगी उसमें वोल्टेज ज्यादा होगा, और जहां पे फेरों की संख्या कम होगी उसमें वोल्टेज कम होगा। इतनी बात आई समझ में? देखिए वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या है? E बराबर -n d∅dt। हम बोले जिस रेट से फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है उसी रेट से इस वाले में भी चेंज हो रहा है, तो d∅dt तो दोनों के लिए बराबर हो गया। मतलब जो E है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? फेरों की संख्या पे, और वो भी अनुक्रमानुपाती है। तो इसका मतलब जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वो ज़्यादा होगा। तो अगर पहले वाले में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो ये वाला वोल्टेज ज़्यादा होगा, और अगर दूसरे वाले में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो ये वाला वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? अपने ट्रांसफार्मर में। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर में कैसे यूज होता है। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण में हमने देखा कितनी कुंडलियां थी? 2 कुंडली थी। तो हमारे ट्रांसफार्मर में भी 2 कुंडली होंगी।
ठीक है। तो दो कुंडली कौन कौन सी है? तो पहली कुंडली है ये, एक कॉइल है ये वाला, और दूसरा कॉइल है ये। ठीक है, एक कॉइल ये वाला, ये जो बनाया है, और दूसरा कॉइल हो गया ये। तो यहाँ भी दो कॉइल हो गए। दो कॉइल हो गए तो किसको प्राइमरी कहेंगे, किसको सेकेंडरी, मतलब किसको प्राथमिक कुंडली कहेंगे और किसको द्वितीयक कुंडली। तो जिस कॉइल से हमारा इनपुट वोल्टेज सोर्स जुड़ा होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। इसका मतलब देखिए, ये इस वाले कुंडली से हमारा इनपुट जुड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का मतलब प्राथमिक कुंडली। और जहां पे हम आउटपुट ले रहे हैं वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का मतलब द्वितीयक कुंडली। ठीक है, जिससे हमारा इनपुट जुड़ा है, जहां से हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारा प्राथमिक कुंडली, और जहां पे हम आउटपुट ले रहे हैं वो हमारा हो गया द्वितीयक कुंडली। तो देखिए दो सर्किट बने, एक तो ये बना जहां पे हम इनपुट दे रहे हैं V इनपुट, और दूसरा ये वाला बना जहां पे हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं V आउटपुट। ठीक है, तो देखिए वही अननोन प्रेरण वाला कॉन्सेप्ट, यहां पे हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया है तो इसके कारण एक AC करंट जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब चूंकि ये करंट बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बदलने के कारण यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स परिवर्तन होगा तो मान लेते हैं प्राइमरी वाले को, ये हमारा हो गया प्राइमरी और ये क्या हो गया सेकेंडरी। तो हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ा तो यहाँ पे एक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगा। प्रत्यावर्ती धारा के कारण यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चूंकि करंट का मान घटेगा बढ़ेगा इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र बदलने का मतलब फ्लक्स बदलेगा, और अगर फ्लक्स बदलेगा तो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस्ड होगा। तो प्राइमरी है तो उसको हम P से प्रदर्शित कर देते हैं, EP। अब चूंकि यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हो रहा है EP, और कुछ तो है नहीं और कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो VI है वो किसके बराबर होगा, EP के बराबर। ठीक है, ये जो VI जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वही तो यहाँ पे होगा, तो VI किसके बराबर हो गया, EP के। हमने ये जाना है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर -N dφ/dt। तो इसका मतलब ये जो EP है ये किसके बराबर होगा, -N। प्राइमरी में मान लेते हैं फेरों की संख्या कितनी है, NP, P का मतलब प्राइमरी, dφ/dt। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हमारा हुआ किसके लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए। हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स लगाया, AC वोल्टेज सोर्स, जिसके कारण एक करंट आया। करंट के कारण यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कॉइल के अंदर। अब चूंकि करंट AC है तो वो घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा मतलब परिवर्तित होता रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र बदलने का मतलब फ्लक्स बदलेगा, तो फैराडे के नियम के अनुसार फ्लक्स बदलेगा तो वहाँ पे एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, EP। तो और कुछ तो है नहीं इस सर्किट में, इसका मतलब जो यहाँ का EP होगा वो इस वाले वोल्टेज के बराबर होगा, तो VI किसके बराबर हो गया, EP के। अब फैराडे ने ये बताया था कि EP कैसे निकलता है, वैद्युत वाहक बल कैसे निकलता है, तो -N dφ/dt, तो ये हो गया -NP dφ/dt के बराबर। ठीक, तो ये तो हुआ पहले वाले की बात, पहले कुंडली की। अब इसके आगे क्या होगा, तो ये वाले जो कॉइल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं, मतलब वैद्युत रूप से इंसुलेटेड होते हैं, और चुंबकीय रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, वैद्युत रूप से तो ये इंसुलेटेड होंगे लेकिन चुंबकीय रूप से एक दूसरे से जुड़ेंगे। चुंबकीय रूप से जुड़ने का मतलब यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और वैद्युत क्षेत्र ये होता है लोहे का क्रोड, लोहे का बना होता है, लोहे का क्रोड। तो वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो उत्पन्न हुआ वो इस क्रोड के माध्यम से कहाँ तक पहुँचेगा, इस वाले द्वितीयक कुंडली में। यही हमने अभी अन्योन्य प्रेरण के कॉन्सेप्ट में देखा था, प्राथमिक में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था वो द्वितीयक में पहुंचता था। तो वही चीज यहाँ भी हुआ, यहाँ पे एक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो इस लोहे के क्रोड के माध्यम से कहाँ पहुंच गया, द्वितीयक में पहुंच गया। अब अगर यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है तो द्वितीयक में भी बदलेगा। तो अगर द्वितीयक में चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है इसका मतलब द्वितीयक कुंडली में भी फ्लक्स बदल रहा है, और अगर फ्लक्स बदलेगा तो यहाँ पर भी एक EMF इंड्यूस्ड होगा।
तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसको हम लोग सेकेंडरी बोल रहे हैं, तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं ई एस से। तो ई एस किसके बराबर होगा? तो वैद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है उसका एक ही फॉर्मूला है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो हम ये बोले कि यहाँ पे जिस दर से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है उसी दर से यहाँ भी फ्लक्स परिवर्तित होगा आदर्श ट्रांसफार्मर के केस में। जनरली ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो जितना फ्लक्स यहाँ पे उतना ही फ्लक्स यहाँ पे, जिस रेट से फ्लक्स यहाँ बदलेगा उसी रेट से फ्लक्स यहाँ बदलेगा। तो इसका मतलब डी फाइव बाई डी टी दोनों के लिए बराबर रहेगा। अलग क्या हो सकता है? तो फेरों की संख्या। तो प्राइमरी वाले के लिए एन पी लिखे थे, तो सेकेंडरी वाले के लिए क्या लिख देंगे? एन एस। अब चूंकि यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, इसका मतलब जो वैद्युत वाहक बल यहाँ पे प्रेरित होगा, जो उत्पन्न होगा, वही इस आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V आउटपुट के बराबर। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन, ये हुआ हमारा दूसरा इक्वेशन। तो देखिए, अगर हम पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को भाग दे दें तो वी आई बटे किसके बराबर आएगा? बटे वी नॉट के बराबर। फिर बराबर ईपी, ईपी की जगह क्या है यहाँ पे? ई एस बराबर। देखिए, जब ये वाला रेशियो लेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी कटेगा, तो ये आएगा एन पी बटे एन एस। देखिए, हमने क्या किया? इन दोनों को भाग दे दिया, तो वी आई के नीचे क्या आ गया? वी आउटपुट, ई पी के नीचे ई एस, और एन पी के नीचे क्या आ गया? एन एस। माइनस से माइनस कट गया, डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी कट गया। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़े। अब ये जो हमारा एक रिजल्ट निकल के आया, इस रिजल्ट में कुछ चीजें और ऐड करते हैं। तो वो क्या ऐड करेंगे? तो हम ये केस मान के चलते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा ट्रांसफॉर्मर है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब हुआ क्या? तो आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब हुआ नो पावर लॉस। मतलब जो ऊर्जा की हानि है वो लगभग किसके बराबर? शून्य के बराबर। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब नो पावर लॉस, मतलब जो ऊर्जा की हानि होगी वो शून्य होगी। ऊर्जा की हानि शून्य होने का मतलब, तो ऊर्जा की हानि शून्य होने का मतलब जो पी वी होगा वो नियत होगा, सॉरी पी वी नहीं, वी इंटू आई। ठीक है, ऊर्जा नियत होने का मतलब नो पावर लॉस, मतलब पावर पी, पावर बराबर क्या होता है? वी इंटू आई। तो नो पावर लॉस मतलब पावर का कोई हानि, ऊर्जा की कोई हानि नहीं हो रही है, इसका मतलब वी और आई नियत रहेगा। वी और आई नियत होने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, वी और आई नियत होने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं एक केस में हमारा v है 2 और i है 5, तो इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा? 10। तो v और i नियत होने का मतलब अब ये जो गुणनफल है ये हमेशा 10 ही रहेगा, ये 10 से ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। तो होगा क्या? तो अगर हम वोल्टेज घटाएंगे तो करंट इस तरीके से बढ़ेगा कि इसका गुणनफल अभी भी किसके बराबर है? 10 के बराबर। या वोल्टेज बढ़ा दे तो करंट इस तरीके से घटेगा तो इसका गुणनफल क्या आ जाए? 10। वोल्टेज हमने 10 कर दिया तो करंट घट के क्या हो गया? 1, तो इसका गुणनफल किसके बराबर आया? 10। तो अगर हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है तो वहां पे ऊर्जा की हानि नहीं होगी, मतलब पावर लॉस 0 के बराबर होगा। तो पावर लॉस 0 का मतलब जो वी आई का गुणनफल है वो क्या रहेगा? नियत। मतलब वी और आई तो बदलेंगे लेकिन इसका गुणनफल क्या रहेगा? नियत। तो देखिए, इससे हुआ क्या? जब हमने v को घटाया, जब वोल्टेज घटा तो करंट बढ़ गया। ठीक है, ये याद रखना है, जब वोल्टेज घटा तो करंट बढ़ा, और जब वोल्टेज बढ़ा तो करंट घटा। जब वोल्टेज को हमने 2 से 5 कर दिया तो करंट 5 से क्या हो गया? 2 हो गया। तो जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, और जब वोल्टेज घट रहा है तो करंट बढ़ रहा है। तो इसी चीज को हमको यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ
कि यहाँ अगर हमने ये मान लिया कि ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो यहाँ भी ऊर्जा की हानि नहीं होगी। तो ऊर्जा की हानि नहीं होगी तो जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट होगा, ठीक है, वो मान लेते हैं, इसको प्राइमरी लिख देते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज होगा और आउटपुट करंट होगा, इन दोनों का गुणनफल एक दूसरे के बराबर होगा। हाँ, ये होगा कि अगर इसमें वोल्टेज बढ़ा होगा तो यहाँ पे यहाँ वोल्टेज बढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, करंट घटा होगा, यहाँ वोल्टेज घटा होगा तो करंट बढ़ा होगा, लेकिन इसका और इसका गुणनफल क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो यहाँ से V इनपुट बटे V आउटपुट इधर ले आए तो ये किसके बराबर आएगा, IS बटे IP। तो यहाँ से एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं कि ये जो रेशियो का देखिए VI बटे V आउटपुट, इनपुट बटे आउटपुट किसके बराबर, IS बटे IP। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, ये तीन तो सेम है। सेम का मतलब प्राथमिक वाले के लिए तीनों में ऊपर है। वे इनपुट भी प्राथमिक में था, ये प्राथमिक में प्रेरित वैद्युत वाहक बल है और ये प्राथमिक में फेरों की संख्या। आउटपुट सेकेंडरी में था तो इन तीनों में सेकेंडरी नीचे वाला है, आउटपुट वोल्टेज, सेकेंडरी में प्रेरित वैद्युत वाहक बल और सेकेंडरी में फेरों की संख्या। लेकिन करंट उल्टा हो गया, ये प्राथमिक वाला है तो ये सेकेंडरी हो गया और ये सेकेंडरी वाला है तो ये क्या हो गया, प्राथमिक हो गया। ठीक, ये जो रेशियो है VI बटे VO, EP बटे ES, NP बटे NS या IS बटे IP, इसको प्रदर्शित करते हैं इस रेशियो को R से। R को कहते क्या है, तो R को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मतलब परिणमन अनुपात। ठीक है, इस रेशियो को क्या बोलेंगे, आर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब परिणमन अनुपात बोलते हैं। तो ये याद रखना है, आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो अगर कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है तो जो इनपुट पावर है, मतलब जो हम ऊर्जा उसको दे रहे हैं और उससे जो ऊर्जा ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो VI बटे IP बराबर हो गया V आउट गुणे IS। यही से हम लोग दक्षता भी निकालते हैं। दक्षता मतलब एफिशिएंसी, तो वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निर्गत मतलब जो हमको मिल रहा है, निवेशी मतलब जो हमने दिया है, या इसको लिख सकते हैं द्वितीयक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। ठीक है, दक्षता का फॉर्मूला क्या होगा, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति या द्वितीयक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। और जो हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो दक्षता होती है जिसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान होता है 1 या 100%। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होंगे, आइडियल में क्या होगा, दोनों ऊर्जा बराबर होते हैं, तो जब दोनों ऊर्जा बराबर होंगे तो भाग में तो किसके बराबर, 1, या हम बोल सकते हैं कि उसकी दक्षता कितनी है, 100%। हमने उसको जितनी ऊर्जा दी गई वही ऊर्जा हमको पूरा द्वितीयक से मिला है, तो वो 100% काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 100% होगी। लेकिन ये केवल और केवल किसके लिए होगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। नोट कर लीजिए। ठीक, तो अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं है का मतलब अगर हम बोल दें कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो कितनी है, 90% है, जो उसकी दक्षता है वो कितनी है, 90% है, तो जो V आउटपुट पावर होगा, V आउटपुट गुणे IS, ये किसके बराबर होगा, 90% ऑफ V इनपुट IP। मतलब हम जो प्राथमिक ऊर्जा दे रहे हैं उसका क्या एफिशिएंसी 90% का मतलब क्या हुआ, हमने प्राथमिक को जो ऊर्जा दी गई केवल उसका हमको 90% आउटपुट पे मिला है, तो वही हमने लिख दिया है V आउटपुट गुणे IS, सेकेंडरी का वाला वैद्युत धारा है, बराबर किसके, 90% ऑफ V इनपुट इंटू IP। ठीक, तो इस तरीके से अगर एफिशिएंसी हमारी 100% नहीं हो तो इस तरीके से हम ऊर्जा निकाल लेंगे।
तो देखिए अब हमने ये तो पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। और अभी अन्योन्य प्रेरण वाले में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जितना फ्लक्स यहाँ पे चेंज होता था उतना ही फ्लक्स यहाँ पे चेंज होता था। तो जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वो केवल फेरों की संख्या पे डिपेंड करता था। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ये सब बातें कि जब हम फेरे बढ़ा रहे थे तो वोल्टेज वहाँ पे ज़्यादा था और जब फेरे कम थे तो वहाँ पे वोल्टेज कम था। तो इसी आधार पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है हमको पता वो वोल्टेज को घटाता भी है और बढ़ाता भी है। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप का मतलब बढ़ाना, तो क्या बढ़ाएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा। ठीक है, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा वो वोल्टेज बढ़ाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ाने का मतलब, तो हमको देखिए वोल्टेज जो बढ़ रहा है वो कहाँ मिलेगा, आउटपुट वाले पे बढ़ेगा। ठीक है, हमको आउटपुट लेना है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, इसका मतलब हम उसको कहाँ से प्राप्त करेंगे, आउटपुट वाले टर्मिनल से प्राप्त करेंगे। तो हमने क्या बोला, वोल्टेज कब बढ़ेगा, दोनों कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर तो बराबर रहती थी, तो वोल्टेज का घटना और बढ़ना केवल फेरों की संख्या पर निर्भर करती थी। तो जहां पे फेरों की संख्या ज्यादा होती थी वहां पे वोल्टेज ज्यादा होता था। तो अगर ये वोल्टेज बढ़ा रहा है इसका मतलब जो द्वितीयक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक कुंडली जिसको हम इनपुट दे रहे हैं, और ये हो गया हमारा द्वितीयक कुंडली। तो वोल्टेज अगर ये बढ़ा रहा है इसका मतलब द्वितीयक कुंडली मतलब सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या क्या होगी, ज्यादा। जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा वहां फेरों की संख्या ज्यादा होगी। तो इसने वोल्टेज को बढ़ाया है तो हमको आउटपुट कहाँ मिलता है, द्वितीयक कुंडली में मिलता है, मतलब द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज ज्यादा है, इसका मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, ज्यादा। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए V और I का गुणनफल क्या रहता है, नियत रहता है। तो इसका मतलब अगर हम V बढ़ाएंगे तो I क्या होगा, घट जाएगा। देखिए अभी हमने देखा था अगर ये 2 गुणे 5 किसके बराबर है, 10, तो अगर हम वोल्टेज बढ़ा दे 5 तो अभी भी गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए। तो वैद्युत धारा घट के कितना हो जाएगा, 2। तो V बढ़ाएगा और वैद्युत धारा घटाएगा। ठीक है, तो स्टेप अप मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ेगा और वैद्युत धारा घटेगा। वोल्टेज क्यों बढ़ेगा, तो वोल्टेज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, और द्वितीयक कुंडली में जो तार होंगे वो पतले होंगे। ठीक है, तो तार पतले होने से क्या मतलब हुआ, तो तार हमको पता है जब तार पतला होता है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। हमने पढ़ा था R बराबर रो L बट्टे A। तो ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता था ये हमको यही बताता था कि तार मोटा है या पतला। तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो तार मोटा होता था तो प्रतिरोध कम, तार पतला होता था तो प्रतिरोध ज्यादा। तो यहाँ पे द्वितीयक कुंडली में तार क्या होंगे, पतले होंगे। तार पतले होने का मतलब क्या हुआ, तो तार पतला होने का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध ज्यादा, और अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो हमको पता है वैद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए I बराबर V बट्टे R, तो अगर हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो वैद्युत धारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वाले केस में द्वितीयक कुंडली के जो तार होंगे वो क्या होंगे, पतले होंगे। ठीक, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए हमको क्या याद रखना है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होने से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। चूंकि पावर नियत रहता है तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा इसका मतलब करंट क्या होगा, घटेगा, तो ये करंट को क्या करेगा, घटाएगा। और द्वितीयक कुंडली में जो तार लगे होंगे मतलब जहां फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो वो तार क्या होंगे, पतले होंगे। पतले होने से प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो वैद्युत धारा का मान कम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है,
तो दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन का मतलब कम करना है, इसका मतलब ये वोल्टेज को कम करेगा। वोल्टेज को कम करेगा मतलब हमको आउटपुट वोल्टेज कम मिल रहा है। आउटपुट वोल्टेज तब कम मिलेगा जब फेरों की संख्या क्या हो, कम हो। इसका मतलब इस बार जो सेकेंडरी होगा उसमें फेरों की संख्या कम होगी। ये हो गया हमारा प्राथमिक और ये हो गया सेकेंडरी। तो इस बार सेकेंडरी में फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी। ठीक, फिर V को कम करेगा तो फिर से पावर तुम्हारा नियत रहना है। तो अगर V को कम करेगा इसका मतलब करंट को बढ़ाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे वोल्टेज बढ़ा था, करंट घटा था, यहां पे वोल्टेज कम हो रहा है और करंट बढ़ रहा है। और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम। और जब फेरों की संख्या कम होगी तो जो तार होगा वो मोटा होगा, मतलब द्वितीयक कुंडली में तार क्या होगा, मोटा होगा। तार मोटा होने से क्या होगा, तो तार मोटा होने से प्रतिरोध कम होगा, और अगर प्रतिरोध कम होगा तो वैद्युत धारा का मान ज्यादा होगा। तो ये था हमारा दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर, उच्चाई और अपचाई। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ाता है। नोट कर लीजिए। तो देखिए हमने ये सब चीज़ें आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पढ़ी, जहाँ पे हम पावर लॉस बोल रहे थे 0, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। 100% एफिशिएंसी किसी भी ट्रांसफार्मर की नहीं हो सकती, मतलब कुछ न कुछ पावर लॉस, वहाँ पे कुछ न कुछ ऊर्जा की हानि होती है। तो किन किन तरीकों की ऊर्जा की हानि हो सकती है वही एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहली वाली हानि है, जहां ऊर्जा की हानि जिसके कारण होती है, उसको बोला जाता है कॉपर लॉस, ताम्रिक ऊर्जा हानि। मतलब ये जो वायर होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं, तांबे के तार होते हैं, तो तांबे के तार है तो उनका अपना एक प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध होगा तो हमको पता है जब हम वहां पे करंट फ्लो कराएंगे तो वहां पे पावर लॉस होगा किसके बराबर, I² R के बराबर। तो पहली जो ऊर्जा की हानि हुई वो किसके कारण हुई, ये जो तांबे के तार लगे हैं इनके प्रतिरोध के कारण। ये जो कुंडली है ये तार के ही तो बने होंगे, तो किस तार के बने हैं, तांबे के तार के बने हैं। तो अगर तांबे के तार के पास प्रतिरोध है तो वहां पे ऊर्जा की हानि होगी किसके बराबर, I² R के बराबर। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉपर लॉस। तो पहली हानि तो ये हुई जिसके कारण की ऊर्जा की हानि हो रही है। दूसरा ये हुआ कि हमने जब इसको AC सोर्स से जोड़ा था तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन ये पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ नहीं पहुंच पाता। कुछ चुंबकीय क्षेत्र मतलब कुछ फ्लक्स, यहाँ पे जो भी फ्लक्स है वो पूरा का पूरा फ्लक्स यहाँ नहीं पहुंचेगा, कुछ इधर उधर लॉस हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लॉस। तो फ्लक्स लॉस किसके कारण हुए, यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो इस लोहे के क्रोट के माध्यम से पूरा का पूरा यहां पे नहीं पहुंच पाता, कुछ इधर उधर चला जाता है, जिसके कारण फ्लक्स की हानि होती है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्लक्स लॉस। मतलब जितनी ऊर्जा हम यहां पे दिए, अगर पूरा का पूरा यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स होता तब तो हमको पूरी ऊर्जा मिल जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर d∅dt है तो यहाँ भी सेकेंडरी वाले में क्या होता है, d∅dt। लेकिन हम बोल रहे पूरा फ्लक्स यहाँ नहीं पहुंचा, तो जब पूरा नहीं पहुंचा तो यहाँ पे d∅dt ज्यादा होगा और यहाँ पे d∅dt कम होगा। तो यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा होगा जबकि यहाँ पे हमको ऊर्जा कम मिलेगा। तो दूसरी लॉस ये हो गई। तीसरी लॉस होती है एडी करंट लॉस।
इसको बोलते हैं भंवर धारा। तो ये एडी करंट लॉस क्या है? तो एडी करंट लॉस ये है, हमने ये पढ़ा कि जब हम इसको एसी सोर्स से जोड़े तो यहां पे क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि वैद्युत धारा का मान बदलता है। वैद्युत क्षेत्र बदलने का मतलब फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलने का मतलब वहां पे एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगर फेरों की संख्या n है तो E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब ये देखिए, ये एक बंद परिपथ है, तो अगर ये बंद परिपथ है, यहाँ पे वैद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, इसके मतलब यहाँ पे एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगा। अब प्रेरित धारा उत्पन्न होगा तो ये किसके, लोहे का क्रोड है, और लोहा क्या होता है, सुचालक होता है वैद्युत धारा का। इसका मतलब यहाँ पे जो वैद्युत धारा उत्पन्न हुआ, प्रेरित वैद्युत धारा, वो इस क्रोड में भी प्रवाहित होने लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, यहाँ पे जो वैद्युत धारा उत्पन्न हुआ, प्रेरित वैद्युत धारा, चूंकि लोहा सुचालक होता है वैद्युत का, तो वो वैद्युत धारा इस लोहे के माध्यम से भी इधर प्रवाहित होने लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट और भंवर धारा। तो जब ये वैद्युत धारा इधर इसमें प्रवाहित होगा तो ये क्या करेगा, इसके ताप को बढ़ाएगा, और जब ताप को बढ़ाएगा तो इसमें भी ऊर्जा की हानि होगी। तो ये मेन ऊर्जा की हानि है जो ट्रांसफार्मर में होते हैं। एक कॉपर लॉस, कॉपर लॉस का मतलब ये जो हमारे तार है, तांबे के तार के बने होते हैं, इनका प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध होता है तो क्या होगा, प्रतिरोध होता है तो आई स्क्वायर आर से यहाँ पे ऊर्जा की हानि होगी। तो एक ऊर्जा की हानि ये हुई। दूसरा क्या है, फ्लक्स लॉस, मतलब जितना फ्लक्स यहाँ पे बना वो पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं पहुंच पाता, कुछ इधर उधर लॉस हो जाते हैं, तो दूसरा हुआ फ्लक्स लॉस के कारण। तीसरा हम बोल रहे हैं एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस का मतलब यहाँ पे जब वैद्युत धारा प्रेरित हुआ तो वो प्रेरित धारा, इस लोहा भी विद्युत का सुचालक होता है, तो उसके माध्यम से यहाँ प्रवाहित होने लगा। प्रवाहित होगा तो ये लोहे के क्रोड को क्या करेगा, उसके ताप को बढ़ाएगा, और ताप के बढ़ने के कारण वहाँ भी ऊर्जा की हानि होगी। तो तीसरी हो गई एडी करंट लॉस। तो ये थी ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर इतनी चीज़ें आप ट्रांसफार्मर के लिए पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।